सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो देखो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तो मेनली हमारे माइंड में एशियन पेंट जैसी कंपनीज का नाम आता है, इन्फोसिस का नाम आता है, पिडिलाइट जैसी कंपनीज का आता है। बट उस लिस्ट में अगर KEI इंडस्ट्रीज का नाम ऐड करें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल का अगर इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR को देखोगे तो वो आपको इंप्रेस करेगा। 10 साल का सेल्स CAGR 17% है, प्रॉफिट 48% है। मतलब पिछले 10 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट 48% CAGR से ग्रो किया है। और वही अगर रेवेन्यू की बात करें पिछले 5 साल में तो वहाँ पर 14% CAGR दिख रहा है और प्रॉफिट 26% CAGR। 3 साल में 25% CAGR से इनके रेवेन्यू ग्रो हुए हैं और वही प्रॉफिट 29% CAGR से, यानी कि 3 साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों को डबल किया है। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हमें इसके स्टॉक प्राइस CAGR में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल का CAGR अगर देखोगे तो वो है 51%, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। 5 साल की बात करें तो 45% CAGR है और 3 साल का 50% CAGR है। यानी कि कंपनी ने रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं और कंपनी के ग्रोथ भी हमें पास्ट टाइम में काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एज ए इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, हाल ही में कंपनी ने अपनी Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया और अर्निंग्स आने के बाद अगर FY25 की अगर हम बात करें कि अब तक कंपनी ने कितना रेवेन्यू रिपोर्ट किया तो वो था 6,807 करोड़, जो कि पिछले साल के फर्स्ट 9 मंथ से अगर कंपैरिजन करें तो 17.7% ज़्यादा है। और वही इबिट्टा एंड प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल 470 करोड़ था फर्स्ट 9 मंथ में और इस बार 724 करोड़ है। तो अच्छी ग्रोथ तो कंपनी ने दिखाई है इस बार भी अपने बोल सकते हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड EBITDA में। बट इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों, अगर हम बात करें इनके केबल्स एंड वायर बिजनेस की, जो कि बोल सकते हैं B2B बिजनेस है, उससे कंपनी ने इस Q3 में 1247 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया और ये पिछले साल के Q3 से कंपैरिजन करें तो 31% ज़्यादा है। यानी कि इस सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी ने कुछ गाइडेंस भी दिया था। गाइडेंस दोस्तों ये है कि कंपनी बता रही है कि कंपनी का एम है मेंटेन करने का 20 से 25% ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। यानी कि ये सेगमेंट फ्यूचर में भी कंपनी का अच्छा कर सकता है, ऐसा कंपनी के स्टेटमेंट से हम विटनेस कर सकते हैं। बट कुछ सेगमेंट ऐसे भी हैं जो कि कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, जिसमें EPC प्रोजेक्ट एंड SS वायर सेगमेंट है, जहाँ से कंपनी ने 60 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया इस Q3 में, जो कि पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 59% कम है। तो देखा जाए तो इससे कंपनी उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट ही नहीं किया है, तो इस सेगमेंट को कोई बहुत बड़ा सेगमेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट दोस्तों, कंपनी ने कुछ अपडेट्स हमें दी हैं। अपडेट दोस्तों ये है कि 2000 करोड़ रुपए कंपनी रेस करने वाली है QIP के जरिए, क्योंकि सादानंद नहीं, सानंद अहमदाबाद में कंपनी ने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सेटअप करने को लेकर ऑलरेडी काफ़ी पहले अनाउंसमेंट कर रखी थी। तो उसके फंडिंग को लेकर कंपनी ने ये फंड रेस किया है और कंपनी के जो डेट है उसको कंपनी चुकाएगी और भी काफ़ी सारे कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं, उसके लिए कंपनी आपको ये 2000 करोड़ रुपए का फंड रेस करती हुई दिख रही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, कंपनी ने बताया है अपने फ्यूचर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। EHV प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा Q4 FY25 से। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ बेसिकली ये बताता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को कितना बेच रही है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा है तो उससे इन्वेस्टर्स को खुशी मिलती है रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में, क्योंकि रेवेन्यू को कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को महंगा करके भी बढ़ा सकती है, बट वॉल्यूम ग्रोथ प्रोडक्ट के प्राइस को महंगा करके नहीं बढ़ाया जाता। उसको बढ़ाना है अगर कोई कंपनी चाहती है तो आपके प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और FY26 की अगर हम बात करें तो 19 से लेकर 20% ग्रोथ की गाइडेंस कंपनी ने दिया है अपने वॉल्यूम्स में। और उसके अलावा दोस्तों, इनके EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर 11% हमें देखने को मिल सकता है और 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक ये 12.5% तक जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, FY24 में कंपनी ने 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था।
अगर पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 9,000 करोड़। बट गाइडेंस कंपनी का ये है कि 2030 तक कंपनी का मैनेजमेंट ये मान रहा है कि ये कंपनी 25,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेगी। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 1.5 गुना होने वाला है। 9,000 करोड़ है पिछले 4 क्वार्टर में, हम 10 पकड़ लेते हैं चलो। अब 10 को डबल कर दो 20, उसका भी आधा, यानी कि बोल सकते हैं 1.5 टाइम्स कंपनी अपने रेवेन्यू को करने वाली है अपने 5 साल में, ऐसा इस कंपनी का एम है। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो कैपेसिटी को कंपनी एक्सपैंड कर रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाइड कर रही है, कंपनी फोकस कर रही है एक्सपोर्ट पे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से कंपनी ये रेवेन्यू गाइडेंस अचीव कर सकती है। तो बेशक जो भी केईआई इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट हो सकती है। दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं, बात करते हैं वीबीएल की। अभी हाल ही में वीबीएल के नंबर्स हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिले, बट वीबीएल का शेयर उसके एकदम डिफरेंट परफॉर्मेंस हमें डिलीवर करता हुआ दिखा। अब उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बोल सकते हैं कैंपा कोला है। अभी रिसेंटली कैंपा कोला ने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो 1,000 करोड़ तक का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। अब इस वजह से वीबीएल शॉक हो गई, भाई इतना कैसे आप जनरेट कर लिए फटाफट आकर। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस के पास पैसे की कमी है नहीं, वो तो एक्सपेंशन करेगी, और एक्सपेंशन कर नहीं रही है, काफ़ी तेज़ी से उनका फोकस है इस मार्केट में उतरने का। अब देखो दोस्तों, न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि थम्सअप को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। किस में? को प्रेजेंटिंग में, जो कि आईपीएल 2025 में रहने वाला है। मतलब थम्सअप को प्रेजेंटिंग राइट्स ले रखी थी आईपीएल 2025 का, जिसको कैंपा कोला ने रिप्लेस कर दिया है। अब इसके लिए उन्होंने खर्च किया है 200 करोड़ रुपए। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छा खासा फोकस है एक अच्छे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करने का। देखा जाए तो रिलायंस के जो बाकी बिजनेस है उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, बट रिलायंस रिटेल को इस सेगमेंट से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, ऐसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एम कर रही है। अब देखो कैंपा कोला की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये कोई महंगे प्रोडक्ट नहीं बेचती है, ये ड्रिंक्स बेचती है जिसका काफ़ी कम कॉस्ट होता है। बेसिकली ये B2C सेगमेंट में डील करती है। अब यहाँ पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और आईपीएल के जो व्यूअरशिप है वो भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कैंपा कोला के बिजनेस को एक बूम मिल सकता है। और इससे क्या है कि कैंपा कोला का जो फिलहाल मार्केट शेयर है कुछ जगह में 10% के आसपास, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसी सारी चीज़ों की वजह से वीबीएल का शेयर थोड़ा सा पिछले कुछ टाइम में नर्वस नज़र आता हुआ दिखा है। तो बोलते हैं ना कि दुश्मन की हरकत और कॉम्पिटिटर की बरकत दोनों पे नज़र रखना चाहिए। तो वीबीएल का शेयर जो है वो कॉम्पिटिटर के बरकत पे ही नज़र रखा हुआ है, और इस वजह से पिछले कुछ टाइम में इनके बरकत को देखकर ये कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस हमें करता हुआ दिख नहीं रहा है, अच्छे नंबर्स के बावजूद भी। बट कंपटीशन जो है वो तो पहले भी रही हैं, आगे भी रहेंगी, और फिलहाल भी है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में कोई कंपनी अच्छा है या ख़राब है, उसके लिए आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, और एक बार वीबीएल को एनालिसिस करो। शॉर्ट टर्म में कोई भी मूव्स देखकर अगर आप कंपनी में डिसीजन बना लेते हो तो उस केस में आपको काफ़ी सारी कंपनी से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पूरी वॉलेटाइल है इस वजह से। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है केईआई इंडस्ट्री ने केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब दोस्तों केपीआई ग्रीन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड 2-3 अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि हाल ही में Q3 के अर्निंग्स के साथ 0.2 रुपीज़ का कंपनी ने इंटरम डिविडेंड दिया था। रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हैं 18 फरवरी का है, यानी कि इस डेट से पहले जो भी कंपनी का शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में पूरी तरह से डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। तो मंडे को जो भी इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं वो इस कंपनी में डिविडेंड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को नोट कर लो, और इन्वेस्टर अगर आप हैं तो एक और न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। और वो न्यूज़ दोस्तों ये है कि केपीआई ग्रीन के मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट्री आ चुका है कि FY30 तक इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की वजह से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ रह सकता है वो 60% से हो सकता है, ऐसा यहाँ पर इस कंपनी का टारगेट है। अब ये टारगेट ये अचीव कर लेती तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। बट इतना बोल सकते हैं अचीव ना कर भी अगर उससे कम भी रिपोर्ट कर देती लाइक 40% या 50%, तो वो भी हम खराब नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि मैं थोड़ा सा शायद इस आर्टिकल को गलत पढ़ा है।
और यहाँ पर पूरी खबर ये है कि केपीआई ग्रीन जो है वो टारगेट कर रही है अप टू 60% रेवेन्यू ग्रोथ पर एनम, यानी कि हर साल 60% का रेवेन्यू ग्रोथ वो अचीव करने को लेकर टारगेट कर रही है 2030 तक। ये पूरी खबर है, मतलब अभी जो रेवेन्यू है उसका 60% नहीं, हर साल 60% का ग्रोथ, ऐसा यहाँ पर केपीआई ग्रीन का कहना है। अब ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ 50% हुआ तो भी उसको हम खराब नहीं मानेंगे, उसको भी हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है रंजीत मैकाट्रॉनिक लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने अपडेट किया कि 18 फरवरी को कंपनी का बोर्ड मीटिंग रहेगा, जिस बोर्ड मीटिंग में हम बोनस और स्प्लिट का प्रपोजल रखेंगे, और स्प्लिट का प्रपोजल और बोनस का प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी बोनस स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती हुई दिख सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, इन्वेस्टर नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं कंपनी को, क्योंकि न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।